नमस्कार। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। संसद के बजट सत्र में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सदस्यों ने इन पद्धतियों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधानों पर खुलकर चर्चा की। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा का सारांश। Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, Vice Chairman, sir. My first request through you to Honorable Minister Sahib. Sir, if you look at both the bills, and please also remember National NCM, which was passed in the last session. So verbatim, the back side of the bill matches. I think it's a very poor copy and paste job. I mean, I urge this. I feel bad that it's not your fault, but the team which works with you has to take these issues into cognizance. Number one, sir. Number two, sir, I want to make my complaint very clear. दो बिल एक साथ हम चला रहे हैं। अगर ये एक साथ एक जैसे ही थे तो अलग अलग बिल की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया और पद्धति को हमें दरकिनार करना चाहिए। ये किसी सदन के कल को भी जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो कहा जाएगा कि देखिए दो बिल को एक साथ चर्चा में लाया गया। बहरहाल कल रात मैं बैठा माननीय वाइस चेयरमैन सर, तो मैंने भी टेबुलर अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि मैं भी एक साथ ही दोनों बिल को रखूं। थोड़ी देर में मैं थक गया। मुझे लगा दोनों बिल के चरित्र में कुछ अंतर है। बहरहाल सर, सबसे पहली चीज, एक हमारे सीनियर साथी हमारे माननीय रामगोपाल जी यहां बैठे हुए हैं। सर, दुआओं से अब सिर्फ काम नहीं चलता, खिलौने भी बगैर चाबी के नहीं चलते। आपको काफी चाबियां मिली थी कमिटी की ओर से, क्यों दरकिनार किया उसका कोई रैशनल नहीं है। आयुर्वेद की क्षेत्रीय विविधता है, उन विविधताओं को संज्ञान में ना लेकर के दरकिनार करना मैं नहीं समझता कि कहीं से भी ये तर्क संगत है या ये जस्टिफाई किया जा सकता है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स इन सर्च कमेटी की बात है। मैं सिर्फ इतना कह करके चाहूंगा कि आप संज्ञान में ले। योगा और नेचुरोपैथी के बारे में मेरे तमाम सदस्यों ने कहा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आपकी ये बेरुखी शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अच्छी ना लगे। हमारा नहीं तो उनका ख्याल कर लीजिए। योगा एंड नेचुरोपैथी को इस दायरे में ले आइए। सर, clause 6, 7 and clause 6(8) regarding government position that permission of the central government chairperson और member consultant का काम ले सकते हैं। सर, ये डिस्क्रिप्शन अपने पास मत रखिए। हाँ, एक तरफ तो आप चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और यहां चाहते हैं सारी शक्तियां आपके पास हों। ये डिस्क्रिप्शन में बायस और फेवरेटिज्म की बू आती है और ऐसी बू आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूं माननीय मंत्री महोदय। सर, बोर्ड ऑफ रिसर्च क्लॉज 18 में उसको भी आपने, जिससे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रमोट होता, आपने नहीं किया। द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, आई एम सेइंग दिस अबाउट NCISM, the ministry has also not accepted the recommendation of the committee regarding the constitution of an appellate tribunal. ये अप्लाई होता है सर होम्योपैथी बिल में भी, दोनों में ही ये मामला है। ये आपके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसको हम बार बार यूज करते हैं उसके नजरिए से भी उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि स्टेट्स के जो साथ जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसके संदर्भ में भी उचित नहीं है। और एक सर 57(3), एक तो वैसे ही बेरोजगारी का आलम बहुत बहुत भयावह है, कोहराम मच रहा है। आप लोगों को नौकरियों से बर्खास्त कर रहे हैं। अरे क्या बिगाड़ा है? उनको कहीं समायोजन करिए, बोर्ड में कहीं भी नई चीज बनाए उसमें रखें, उनके मद्देनजर आपको सोचना होगा। सर, एक जो कमेटी का रिकमेंडेशन था होम्योपैथी वाले में, 3 members of parliament, I think you should readily take that into account. This is my another. So, NSCISM
रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेस, उस पे भी आपकी चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। ये सारे सुझाव जो माननीय मंत्री महोदय आपके सामने हमने रखे हैं, उसका आशय ये कतई नहीं है कि मैं इस बिल के समर्थन में नहीं हूं, मैं इस बिल के पक्ष में हूं, लेकिन कोई भी चीज आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए और सदन में कई चीजों का ज्ञान मिलता है। मेरे एक मित्र ने अभी कहा अथर्ववेद धार्मिक ग्रंथ ना, धर्म से पहले के ग्रंथ हैं ये। धर्म की अवधारणा बहुत बाद की है, ये उनके पहले के ग्रंथ हैं। और आज तक जो हमने पढ़ा उसमें अथर्ववेद को कम से कम धार्मिक ग्रंथ नहीं माना। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। श्री अशोक सिद्धार्थ जी। इस बिल में खास तौर से जो द नेशनल कमीशन फॉर द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल है, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा चर्चा हुई है बनस्पत के द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथिक बिल पे, जबकि पूरी दुनिया में होम्योपैथी दूसरी ऐसी विधा है जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। मैं दोनों बिलों का महत्वपूर्ण बिल हैं, इसलिए मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि दोनों बिल के माध्यम से जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा पद्धति है, पेशा है, मेडिकल प्रोफेशन है, इन संस्थानों से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं, उनके विकास और नियमन के लिए उपयोगी होंगे। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि आज़ादी के 72 वर्ष बीत गए और हम आज तक अभी तक WHO के मानदंड के अनुसार चिकित्सक नहीं बना पाए हैं, अभी तक डॉक्टर्स नहीं पैदा कर पाए हैं। भारत में WHO के मानक के अनुसार 1000 की जनसंख्या पे एक चिकित्सक की ज़रूरत होती है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि हमारा देश अभी इस बेंच मार्क पे पहुंचने में कोसों दूर है। इस बात का प्रमाण इस बात से लगता है कि जो अस्पतालों में लगने वाली लंबी लाइन, मरीजों की बढ़ती संख्या इस बात को प्रमाणित करती है। दूसरी एक तरफ तो डॉक्टरों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ इस बिल को अगर देखें तो उसमें जैसा कि भाई मनोज झा जी ने और तमाम सदस्यों ने बात कही कि यौगिक साइंस को और नेचुरोपैथी को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। इस बिल में यौगिक साइंस और नेचुरोपैथी को शामिल ना करना इस बात को प्रमाणित करता है कि जो पूरे देश में जितनी भी संस्थाओं ने, चाहे नीति आयोग हो, चाहे संसद की स्थायी समिति हो, जिसके चेयरमैन हमारे प्रोफेसर रामगोपाल साहब थे और मैं भी उसका सदस्य था उस समय, और CCIM ने भी कई मौक़ों पर योग और नेचुरोपैथी को कानूनी दायरे में लाने के स्पष्ट प्रावधान के लिए सिफारिश की है। लेकिन देश में 45 मेडिकल कॉलेज जो 15 राज्यों में MD के कोर्सेज और अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज चला रहे हैं, जहाँ 6 मेडिकल कॉलेज जो ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन चल रहे हैं, फिर भी योगा और नेचुरोपैथी के लोगों को मेडिकल कॉलेज की स्थापना का, उनका संचालन का, या फिर वो उनसे जो पास आउट 5.5 साल की, 4.5 साल की एकेडमिक और 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तो उन डॉक्टर्स का क्या होगा, उन लोगों का उनका आखिर भविष्य क्या है, क्योंकि नेशनल कमीशन बिल में भी उसे शामिल नहीं किया गया जो इंडियन मेडिकल सिस्टम है। दूसरा, ऐसे लोग जो डिग्री धारक हैं वो आखिर किस नाम से जाने जाएंगे, डॉक्टर या झोला छाप के नाम से जाने जाएंगे। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि इस बिल को पूरी तरीके से ठीक से नहीं पूरा किया गया। लेकिन इस बिल में जो सबसे बड़ी कमी मुझे मेरी दृष्टि से लगी, जो एग्जिट एग्जाम की है, जो कि NMC में भी उसके ऊपर चर्चा हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी ने भी उस बारे में अपनी बातें रखी थी जब हुई थी। एग्जिट एग्जाम के बाद मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, अपने उत्तर में जरूर बताएं कि जो एग्जिट एग्जाम जो फाइनल ईयर में होगा, उसमें अगर बच्चा पास नहीं होता है तो उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? क्या उसे दोबारा एग्जाम देने की परमिशन मिलेगी या फिर उसको फिर से वो अपने 10+12 के स्टैंडर्ड पर रह करके अपना जीवन यापन करेगा? एक बात ये। दूसरी बात ये कि इन बिलों के आने के बाद तमाम मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उनको मान्यता, उनको रेगुलेट करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। क्या मंत्री जी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को परमिशन देंगे उनमें SC ST और OBC के लोगों को रिजर्वेशन उसमें होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सरकार जब से 2014 में बनी है तब से लेके आज तक पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा रही है। प्राइवेटाइजेशन तो करते जा रहे हैं,
लेकिन प्राइवेटाइजेशन करने के बाद जो सरकारी नौकरियां थी जिनमें SC ST OBC के रिजर्वेशन होते थे वो कटते जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी ये जो बैकलॉग गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैकलॉग है, चाहे आयुर्वेदा के कॉलेज हों, चाहे नेचुरो यूनानी के कॉलेज हों, चाहे होम्योपैथी के मेडिकल कॉलेज हों, जो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं या फिर योगा के हों, इन जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज हैं इनमें जो SC ST OBC का बैकलॉग है, क्या माननीय मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे अपने उत्तर में कि क्या वो बैकलॉग भरा जाएगा या कब तक भरा जाएगा? मैं इन्हीं बातों के साथ, इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। श्री सुशील कुमार गुप्ता जी। उपसभापति महोदय, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 बना है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन को बदलने के लिए। दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ आदि कुछ राज्यों के अंदर आयुष के डॉक्टर आज भी कुछ एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे है और वो इन क्षेत्रीय सरकारों के हिसाब से वो कुछ क्षेत्र तक वो प्रैक्टिस कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। कुछ हाई कोर्टों ने भी इस मैटर में स्टे कर रखा है। जब तक ये फैसला नहीं आता वो आयुष के डॉक्टर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपने इस एक्ट के सेक्शन 2A में परिभाषित किया है कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मीन्स अष्टांग आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिक्पा system for medicine, whether supplemented or not by such modern advances as the Commission may, in consultation with the center government, declare by notification from time to time. इसमें क्लियर नहीं है कि उन डॉक्टरों का क्या होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इलाज की सारी पद्धतियाँ एक से बढ़कर एक हैं। हर पद्धति को अपना एक सम्मान मिलना चाहिए, हर पद्धति के डॉक्टर को अपना सम्मान मिलना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर कभी कभी आयुर्वेदिक के डॉक्टरों को एलोपैथिक के डॉक्टर कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं। जब वो बच्चा पढ़ के ग्रेजुएशन की डिग्री लेके, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर विभिन्न महानगरों में, गांव के अंदर जाके सेवा करते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, या तो सरकार डिग्री ना दे या किसी को भी उनका झोला छाप कहने का अधिकार ना दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में कमीशन का एक चेयरमैन होगा, 12 मेंबर होंगे, 16 पार्ट टाइम मेंबर होंगे, सभी को भारत सरकार अपॉइंट करेगी। इसके सेक्शन 11C में एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिस एडवाइजरी काउंसिल के इस बोर्ड के सभी मेंबर होंगे तथा हर राज्य और यूनियन टेरिटरी का एक नॉमिनी वहां पर होगा। राज्यों के नॉमिनी तो वहां की सरकारें, चुनी हुई सरकारें देंगी, परंतु यूनियन टेरिटरी के नॉमिनी को भारत सरकार अपॉइंट करेगी। मेरा आपसे निवेदन है, जिन यूनियन टेरिटरीज के अंदर दिल्ली समेत चुनी हुई सरकारें हैं, वहां पे माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा उन चुनी हुई सरकारों से एक प्रतिनिधि एडवाइजरी काउंसिल के अंदर ले लीजिए, ताकि उन राज्यों को भी ये लगे कि हिंदुस्तान के जो मेडिसिन सिस्टम है इसके अंदर हमारा भी कुछ सलाह देने तक का तो अधिकार है। अगर उनसे वो स्नैच करेंगे तो मैं समझता हूं ये अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इन सभी किस्म के डॉक्टरी के एग्जाम के लिए पहले आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट रख रहे हैं। सभी प्रकार के बच्चों को दाखिला लेने से पहले नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। फिर वो 5 साल अगर MBBS करेगा, 7 साल अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तो अपनी पढ़ाई में लगाएगा, उसके बाद उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। यहां तक भी बात समझ में आती है। उसके बाद आप कहते हैं अगर वो इलाज करने के बजाय किसी कॉलेज में अपॉइंटमेंट चाहता है तो उसको फिर एक नेशनल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। एक जो संपूर्ण डॉक्टर आपको घोषित कर दिया, जिसके ऑपरेशन के लिए मनुष्य का शरीर उसको दे सकते हैं, आप कहते हैं पढ़ाने के लिए फिर उसको एक अलग से टेस्ट देना पड़ेगा। जब उसने 7 साल इसके अंदर लगा लिए, 2 राष्ट्रीय टेस्ट भी दे दिए, तो इस तीसरे टेस्ट की बाध्यता उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ साथ, जैसा सभी साथियों ने कहा है, मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, इसके अंदर आप योगा और नेचुरोपैथी को ऐड करें कि सारा दुनिया कि आज हम लीडरशिप क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं तो वो भी इसके अंदर लाएं। आपको
जैसे बाकी और मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की है, मैं कहता हूं जितने बोर्ड ये अलग अलग बनने वाले हैं, इनके अंदर 2 लोकसभा का और 1 राज्यसभा का सदस्य भी नॉमिनी के रूप के अंदर इसके अंदर जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, आयुष का एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति इस हिंदुस्तान के अंदर रही है, उन सबको सम्मान मिलना चाहिए और उन आयुष के विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए सरकारों का भी कुछ सहयोग उसके अंदर आना चाहिए, ताकि हम अपनी प्राचीन पद्धति के माध्यम से लोगों को अवगत करा सके और एक सस्ता इलाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दे सकें। हिंदुस्तान के अंदर क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति आयुष के माध्यम से इलाज कराता है, हर एलोपैथिक डॉक्टर गांव में जाने से घबराता है और गांव स्तर तक वो इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए आयुष के डॉक्टरों को हमें विशेष प्रमोट करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कई ऐसे असाध्य रोग हैं, विशेषकर चरम रोग हैं, जिनका इलाज एलोपैथिक में संभव नहीं है। मेरा बेटा छोटा था, जब 7-8 साल का था, मैं एक एलोपैथिक हॉस्पिटल का उस समय जनरल सेक्रेटरी था। मेरे सारे डॉक्टर ने कहा कि अब इसका इलाज, उसके शरीर पे फुंसी हो गई, एक फुंसी का पानी लगता दूसरी होती, सारे डॉक्टर ने कहा कि इसकी सारे स्किन से मुझे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। मेरे जो फैमिली डॉक्टर था उसने कहा मुझे एक बार सलाह लेने दीजिए। वो होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ली और 3 दिन की दवाई के बाद उसके शरीर की सारी फुंसियां ठीक हो गई। इसलिए हर किस्म की पद्धति को हमें बराबर इलाज देके हिंदुस्तान की इन पद्धतियों को दुनिया के अंदर प्रचलित कराना चाहिए। संसद संवाद में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 पर चर्चा अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रोत्साहन, इनकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा का सारांश। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वस्ता जी। Thank you, Honorable Vice Chairman. History of medicine is as old as the march of mankind. And Prime Minister Narendra Bhai Modi mission or vision of a healthy India, a fit India, lies through the integrated system of Indian medicine, and that vision leads to Sarve Santu Niramaya. I have been a senior health professional of armed forces, and on behalf of the modern medicine or allopathic medicine, I don't disown my fathers and forefathers. I claim it with pride that allopathy is the daughter of Ayurveda, though I will like to draw the attention of the House through you. India's total population as on today is 135 crores. 97 lakh people die annually in India from all causes, including violent deaths, road accidents, cancer, lifestyle diseases, and infectious diseases. 2.5 crore children are born annually, and 1.5 crore is added to Indian population every year. Now, the force appreciation.
there are, as per the Ministry of Health and Family Welfare information latest, there are more than 12 lakh allopaths registered with state medical councils and Medical Council of India. Out of them, 10% are NRIs or Indian diaspora. 80% are available for work. There are 8 lakh, approximately 8 lakh Indian medicine doctors, including homeopaths, Ayurveds, Unani, Siddha, Rigpa, and all. Around 2 million nurses, 2.5 lakh dental doctors, and a word was spoken about the ethics. Dr. Namanthia spoke. My vision is we are not competitors. We don't look down upon. In the present scenario, we see there is a threat of COVID-19 and it has been declared pandemic. In today's newspaper, the protocol for administering allopathic medicine, that is antiretroviral medicine, was given that it will be only given to high-risk cases, old, infirm, and with comorbidities. Under these situations, traditional medicine, Ayurveda, and all alternative medicines, allopathy needs badly. And it starts from our kitchen, whether it is ginger, whether it is tulsi, whether it is gilo, or even chavanprasa. Under these situations, if you are infected with corona, 50% will not develop symptoms, and next 23% will be very mild symptoms. Now, allopathy is only to be administered to symptomatic cases. But what about prevention? Like Ayurveda says, use amla, use adrak, use haldi. All these things are at least supportive foods rich in vitamin C. Therefore, I will say these are complementary medicines to each other. They are not competitors to each other. And we have to have a broader view. And in all these systems of medicine, modernization is, I want to draw the attention of House. Even Ayurveda, BAMS, their initial basic sciences, they are taught Gray's Anatomy, pharmacology, pathology, basic sciences course is same. Duration of the course is same. Entry point is again after 10+2 with science. And length of course is also same. Under these situations, they are being given emergency medicine course. Not only that, even in some corporate hospitals, I have seen that house surgeons or residents are BAMS, and people are very happy with them. Having worked there for 5 months, 6 months, or year, 2 years, they also deliver. I will say it is not a clash of civilizations, it is a confluence of civilization. And one civilization marching into another civilization. I won't call it piggybacking, it is complementing. And in the end, I will say, what is the need of this bill? Again, I take it to armed forces. There is one thing, unity of command, then another is multiplicity of command. Because National Medical Commission's need was felt, because Medical Council of India was an autonomous body, and they became a state within state. Here also, in these councils also, bottleneck ka zikr hai. Bottleneck, delays, deliberate delays. Under this, responsibility of delivery of comprehensive health care is of health minister of the state. Therefore, whosoever is responsible, there should be a unity of command. And unity of command will come through these national commission bills. As far as federation and democracy in the constitution is concerned of these medical commissions, these are science subjects. There are
fixed syllabi, there are fixed approaches. In the diagnosis of a disease, we don't do hand raising and majority decision. It is a scientific decision. I support the bill. It is a comprehensive bill as far as the yoga and naturopathy is concerned. Yes, they are the sciences with slow action. A separate bill can be brought, and Honorable Prime Minister Modi ji has popularized it all over the world, and we will not lag behind. Thank you very much. Shri Jairam Ramesh ji. I'm not a romantic on Indian systems of medicine like my senior colleague, Mr. Oscar Fernandez, or my friend Sudhanshu Trivedi, but I'm a believer in making the Indian system of medicine a much stronger system, anchored in science, research, and most importantly, in written clinical documentation. I'm well aware of the glorious traditions that Indian medicine has had, and I think the challenge before us is to make the Indian system of medicine an important element of our healthcare system, based, as I said, Madam, on research. In 2015, a Chinese woman scientist got the Nobel Prize for her work on discovering a cure for malaria from Chinese systems of medicine. And I see no reason why in the next 10 years, an Indian scientist cannot get the Nobel Prize in physiology and medicine for discovering a cure for any of our ailments through the Indian systems of medicine. So I come to this subject with an open mind. I do not come to this subject with a sense of awe or romance as far as the Indian system is concerned, because I think we have to realize, Madam, that science has moved on, research has moved on, experimentation has moved on, and the basis of modern medicine really is clinical documentation, which has been the missing link in the Indian system of medicine. Now, I want to have four very brief comments on the two bills that we are passing. The National Health Policy of 2017 talks of integrative health care. The Kasturirangan Committee on the Draft Education Policy talks about medical pluralism. I myself, when I spoke on the Ayush Ministry a couple of months ago, advocated an integrated system of medical education. Not a separate system of medical education, but an integrated system where you have core courses, where you have common foundation courses, and then you have specialization either in modern allopathy or in the Indian system of medicine. Now, unfortunately, instead of integrating, we are now disintegrating. We passed the National Medical Commission bill last year. Today we are passing two bills, one for Ayurveda and Unani and Siddha, and another for homeopathy. And soon, presumably, the minister will come with another bill for a national commission for yoga and naturopathy. Madam, instead of bringing them together, we are pulling them apart. What India needs is an integrated education system for medicine. We need medical colleges giving education for the first 2.5 years in common courses, in common foundation courses, and then students opting to specialize either in Indian systems of medicine or homeopathy or in modern allopathy. So I would request the government to please create a system which will bring all these different institutions together. Maybe now that you have different commissions, you need an apex super commission to bring all these commissions together so that education in medicine is imparted in an integrated manner. You can start in the All India Institute of Medical Sciences, you can start in JIPMER, in Puducherry, in the institutions that are under the control of the central government. But I do wish to reiterate that India's healthcare requires integrated medical education, where allopathy, homeopathy, Ayurveda, Unani, tribal systems of medicine all get integrated for the first 2.5, 3 years, and then specialization takes place. So I request the Honorable Minister to please give thought
to bringing an integrated structure and not these silos that we have created. Second comment I have, Madam Vice Chairman, unfortunately, both these bills are anti-federal. The National Medical Commission bill was anti-federal. And I want to place on record my deep sense of gratitude to the Home Minister when it was pointed out to the Home Minister that the National Medical Commission bill was going to undermine the rights of states. He intervened and convinced the Health Minister that the bill should be amended. And that is how, in the National Medical Commission, out of 33 members, 9 members represent state governments. Madam, in the National Commission for Indian System of Medicine, out of 29 members, only 6 represent the state governments. Homeopathy, out of 20 members, only 5 represent the state governments. Health is a state subject. Medical education is a concurrent subject. You have to give equal responsibility to the states in this area. I'm afraid both the bills that we will soon be passing actually weaken and undermine the states, and I would request the Honorable Minister to pay special attention to bringing a greater sense of participation for the state governments. My third point is on fees. Again, in the National Medical Commission, the Home Minister saw the light of what I was saying when I moved an amendment, and the government accepted the amendment to regulate the fees for at least 50% of the seats in private medical colleges and deemed universities. Both these bills are silent on fees. There is no provision to regulate fees in private colleges. I would urge the Honorable Minister to please give thought to the regulation of fees, which is the biggest problem as far as medical education is concerned in our country. Finally, as I said at the beginning, Indian systems of medicine require modern systems of research. They require modern systems of science, and most importantly, they require modern systems of written clinical documentation. Under Clause 18 of the National System of Medicine, Indian System of Medicine Bill, Honorable Minister, I would urge you to set up a board for research. You are setting up separate boards. I would urge you to set up a board for research. This would be a great signal that you will be sending to the Indian System of Medicine community that you are valuing research as much as education. This bill deals only with education, but education without research is incomplete. Research without education is meaningless, and therefore we need to integrate education and research, and a very simple way would be to add under Clause 18 of this bill, the Indian System of Medicine Bill, a separate board for research, and bring top flight people in the modern scientific field to bring modern science into the practice, the theory of Indian systems of medicine. Finally, sir, we have discussed Ayurveda, we have discussed Unani, we have discussed Siddha. My colleague and many others have talked of yoga and naturopathy. I also want to say that we have a very rich tribal system of medicine in our country. Now, one of the problems with the tribal system of medicine is it's been oral. It has to be written. It has to be documented, as I said. And therefore, I would urge the Honorable Minister in his overarching jurisdiction over Indian systems of medicine also to give pride of place to tribal systems of medicine which have been practiced in our country for ages. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में पारित होने से राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली